बच्चों, वेलकम टू ईडी एकेडमी। तो कैसी चल रही है पढ़ाई? सब लोग ठीक हो, अच्छे से हो? आज बात करेंगे द रिवॉल्यूशनरी चैप्टर। सब टॉपिक में इसीलिए पढ़ रहे हैं ताकि भले लेंथी हो जाए लेकिन टॉपिक इजीली क्या हो, आपको समझ में आए और आप लोग कनेक्ट कर सको। देखो, एक दिन में सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। चैप्टर आप 2-3 बार जब पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा, लेकिन समझ में जरूर आ जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल भी ऐसा वो होने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चों ने कहा कि बहुत लेंथी लगता है, इस चैप्टर में टेंशन होती है। एक बार पढ़ लो, 2-3 बार पूरा पढ़ लो। बाकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो तो आपको ईडी के चैनल पे मैं आपको करवाऊंगी। सब्जेक्टिव कैसे लिखना है, कैसे आपको आंसर लिखना है, और पूरे एमसीक्यू हम करेंगे सारे, जिसमें से एक भी एमसीक्यू आपका बाहर नहीं जाएगा। वैसे एमसीक्यू आपके 20 मार्क्स के ही आते हैं, तो हमको देखना है, मेन हमको प्रैक्टिस करनी है सब्जेक्टिव पार्ट पे। तो पूरे क्वेश्चन आंसर जितने भी बनते हैं इस चैप्टर से वो आपको सारे हम लोग करवाएंगे, लेकिन पहले आपको चैप्टर अच्छे से समझना है। और कोई भी डाउट आता है तो आपको कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना है। तो चलो आज बात करेंगे द रिवॉल्यूशनरी। रिवॉल्यूशंस का नाम तो आपने सुना है कि रिवॉल्यूशन होते हैं, सारी चीजें होती है। तो अब द रिवॉल्यूशनरी कौन होते हैं? रिवॉल्यूशनरी, ठीक है। तो रिवॉल्यूशनरी आपको पता है कि जो भी चेंज चाहते हैं, किसी भी चीज को अपोज कर रहे हैं, किसी भी चीज के अगेंस्ट में बोल रहे हैं, चेंज चाहते हैं, वो रिवॉल्यूशन करते हैं, उनको रिवॉल्यूशनरी कहते हैं। लेकिन एक बात बताओ मुझे, जो फिर मूवमेंट करते हैं उनको क्या बोलते हैं? मूवमेंट भी तो करते हैं, जैसे गांधी जी भी तो चेंज चाहते थे कि इंडिया आजाद हो जाए, तो वो एक चेंज ही था, उन्होंने बहुत सारे मूवमेंट चलाए। तो डिफरेंस क्या होता है रिवॉल्यूशनरीज और जो मूवमेंट चलाते हैं आंदोलनकारी, जैसे इनको बोलते हैं हम क्रांतिकारी हिंदी में, और जो मूवमेंट चलाते हैं उनको हम बोलते हैं आंदोलनकारी। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? ठीक, तो देखो, रिवॉल्यूशन, अगर आपको याद है कि हमने 1857 का रिवॉल्ट पढ़ा था क्लास 8 में, द रिवॉल्ट ऑफ 1857 हमको चैप्टर दिया है। उसको हम रिवॉल्ट ही क्यों बोलते हैं, उसको हम मूवमेंट क्यों नहीं बोलते? और गांधी जी ने जितने भी चेंजेस लाने के लिए जितने भी प्रोग्राम्स चलाए, ठीक है, तो उसको हम मूवमेंट ही क्यों बोलते हैं? कभी भी हमने उसमें रिवॉल्यूशन क्यों नहीं ऐड करा? इसमें एक बिग डिफरेंस है कि मूवमेंट हमेशा विदाउट वायलेंस होता है, वो हमेशा नॉन वायलेंस की पॉलिसी पे काम करता है। गांधी जी किस पॉलिसी को सपोर्ट करते थे? नॉन वायलेंस के, ठीक है। तो उन्होंने जितने भी उनके मूवमेंट हुए हैं, और उन्होंने क्यों कॉल ऑफ करे थे नेशनलिज्म इंडिया में, हम पढ़ेंगे। इसीलिए क्योंकि वो जब भी उनको लगा कि ये वायलेंस में टर्न हो रहा है, वायलेंस में कन्वर्ट हो रहा है, तब उन्होंने उसको स्टॉप कर दिया। तो मूवमेंट जब भी करते हैं वो शांतिपूर्वक करते हैं हम लोग हमेशा, ठीक है, उसमें कोई तोड़ फोड़ नहीं, मारा पीटी कुछ नहीं करना। लेकिन रिवॉल्यूशन में इसकी गारंटी नहीं है भैया। चेंज चाहिए, चाहे मार के चाहिए, चाहे पीट के चाहिए, छीन के चाहिए, लेकिन चेंजेस तो हमको चाहिए। इसीलिए 1857 रिवॉल्ट ऑफ 1857 आपको पता है, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई, तात्या तोपे, मंगल पांडे सबने पार्टिसिपेट करा था, तो बहुत खून खराबा हुआ था, इसीलिए उसको रिवॉल्ट कहा जाता है। तो रिवॉल्यूशन और मूवमेंट में ये डिफरेंस है। रिवॉल्यूशन में वायलेंस हो सकता है और मूवमेंट में कभी भी वायलेंस नहीं होता। ठीक, तो चलो, द रिवॉल्यूशनरी फोटो दिख रही है आपको, देखते हैं कौन है ये। In that time, a revolutionary means commitment to oppose monarchical form. अब अपोज तो किसी ना किसी चीज का करते हैं, यहाँ पर मोनार्कियल फॉर्म का अपोज कर रहे थे। 1815 में सेटलमेंट लुइस फिलिप को बिठा दिया राजगद्दी पे। लेकिन अब जो रिवॉल्यूशनरीज थे, जो चेंज चाहते थे भाई, उनको हजम नहीं हो रहा था कि ये जो राजा बैठा है वो उनको पसंद नहीं आ रहा था। मैज़िनी वाज द मेंबर ऑफ सीक्रेट सोसाइटी ऑफ कार्बोनरी। मैज़िनी जो थे, ठीक है, ये जेनेवा में इनका बोर्न हुआ था 1807 में। आप लोग नोट कर लेना, जेनेवा जो था प्लेस, इसमें इनका, अच्छा यहाँ पर देखो दिया गया है, गैसीवी मैज़िनी 1804। मैज़िनी वाज द मेंबर ऑफ सीक्रेट सोसाइटी ऑफ कार्बोनरी। ये कार्बोनरी है, बर्ने है, मार्सलिस है, ये सब प्लेस के नाम है। अभी ये फ्रेंच और जर्मन वर्ड में नाम है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा अजीब से लगते होंगे। तो सीक्रेट सोसाइटी बनाई इन्होंने कार्बोनरी में। फाउंडेड यंग इटली एट मार्सलिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेनी टाइम्स पूछा गया है, ठीक है। यंग यूरोप एट बर्ने, और उन्होंने एक इटली में बनाई जिसका नाम था मार्सलिस, और एक बर्ने। मेंबर वर लाइक माइंडेड मैन फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ यूरोप। जो मेंबर थे इसके वो कौन थे? जो जितने भी मेंबर थे वो सारे ऑल पार्ट्स ऑफ यूरोप में जो थे सारे यंग मैन थे, और जगह जगह के थे। कुछ इटली के थे, कुछ जर्मनी के थे, कुछ प्रूशिया ऑस्ट्रिया के, सब जगह इकट्ठे होके इन्होंने ये सीक्रेट सोसाइटी इसलिए बनाई थी क्योंकि 2 बार इनको पकड़ लिया था और एग्जाइल कर दिया गया था। तो उन्होंने सोचा अगर मैं ही पकड़ा जाऊंगा या मारा जाऊंगा तो चेंज कैसे लाऊंगा, तो फिर इन्होंने सीक्रेट तरीके से इन्होंने काम करना क्या किया, स्टार्ट किया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है इटालियन, और ये इटली के रहने वाले थे। इटली में जगह थी जेनेवा। 1804 में गैसीवी मैज़िनी का क्या हुआ था, बॉर्न हुआ था, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, द एज ऑफ रिवॉल्यूशन 1830 और 1848। इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक।
अब वापस समझो, टॉपिक को पढ़ो, क्या लिखा है। द एज ऑफ रिवॉल्यूशंस 1830 से 1848। अंदाजा लगाओ कि क्या बोल रहा है टॉपिक, एज ऑफ रिवॉल्यूशन। ठीक, तो एज कब आई रिवॉल्यूशन की, कौन कौन से टाइम पे रिवॉल्यूशन हुए भाई। फटाका जो था फूट चुका था, अब रिवॉल्यूशन ही रिवॉल्यूशन होंगे। फ्रांस छींक चुका था और पूरे यूरोप में अब क्या हो रहा था, इसके जो इन्फेक्शियस डिजीज थे वो फैलने लग गए थे। ठीक है, अब सारे यूरोप के पार्ट्स में रिवॉल्यूशन हो गए। लोगों ने बोला कि नहीं, सिर्फ फ्रांस जब इतना छोटा सा देश होकर क्या कर सकता है, रिवॉल्यूशन कर सकता है, तो हम क्यों नहीं रिवॉल्यूशन कर सकते। तो सबको अब चेंज चाहिए था, क्योंकि मोनार्की से कोई खुश था ही नहीं। आज हम प्रेजेंट टाइम पे देखें तो देखो डेमोक्रेटिक कंट्री जो है वो हैप्पी है। क्यों, क्योंकि मोनार्की अगर इतने अच्छे से काम करती तो आज वही कंटिन्यू चलती ना। लेकिन मोनार्की का जो रिजल्ट है, अगर हम हिस्ट्री देखें तो अच्छा नहीं था। और अगर आप आज प्रेजेंट टाइम में बात करो, सऊदी अरेबिया की हालत आप देख लो, गर्ल्स की वहां पर हालत देख लो, लोग को फ्रीडम ऑफ वर्शिप नहीं है, रिलीजियस फ्रीडम नहीं है, इजीली आप कहीं भी फ्रीडम नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस वहां पर लगे हुए हैं। फीमेल्स के लिए तो बहुत ज्यादा है, और जो दूसरे बाहर के लोग आते हैं उनके लिए भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो जहां भी मोनार्की होती है तो इतना उसके बेटर आउटकम्स हमको नहीं मिले, तो अब रिवॉल्यूशन होना स्टार्ट हो गए। ठीक है, ये पूरा टॉपिक अलग है। द रिवॉल्यूशंस वर लेड बाय द लिबरल नेशनलिस्ट बिलोंगिंग टू द एजुकेटेड मिडिल क्लास इलाइट। ठीक, अब जितने भी रिवॉल्यूशन थे कौन कर रहा था, मिडिल क्लास कर रहे थे। क्यों कर रहे थे, अब देखो ये मिडिल क्लास, मैंने आपको बताया था द एरिस्टोक्रेसी एंड द मिडिल क्लास। एरिस्टोक्रेसी तो आपकी डोमिनेंट क्लास थी, मिडिल क्लास कहां से इमर्ज हुई थी, जो थोड़े बहुत इंडस्ट्रियलाइजेशन जब आया तो बहुत सारे लोग क्या हो गए थे, पढ़ लिख के थोड़े क्या हो गए थे, छोटे मोटे बिजनेसमैन बन गए थे। ठीक है, और उनके पास क्या था, बहुत सारी चीजें थी, जैसे कि बहुत सारा वो क्या कर रहे थे, चेंजेस लेके आ रहे थे, पढ़ रहे थे, टीचर बन गए थे, डॉक्टर बन गए थे। तो वो अब समझदार हो चुके थे, एजुकेटेड हो गए थे, तो उनको समझ में आता था कि क्या हमारे लिए बेटर है और क्या हमारे लिए बेटर नहीं है। ठीक, जुलाई रिवॉल्यूशन, मिडिल क्लास लेड जुलाई रिवॉल्यूशन हुआ। बॉर्बन डायनेस्टी ओवरथ्रो बाय लिबरल रिवॉल्यूशनरीज। अब जो बॉर्बन डायनेस्टी थी उसको ओवरथ्रोन किया बाय लिबरल रिवॉल्यूशनरी। लिबरल्स हमेशा चेंज चाहते हैं, कंप्लीटली चेंज। वो मोनार्की के सपोर्ट में कभी नहीं रहे। ठीक है, कंजर्वेटिव कौन होते थे, जो मोनार्की के सपोर्ट में थे पुराने ट्रेडिशन को, लेकिन लिबरल्स को कंप्लीटली चेंज चाहिए। ठीक, फ्रीडम, लिबरल का मतलब ही क्या होता है, फ्रीडम होता है। ठीक, तो बॉर्बन डायनेस्टी ओवरथ्रोन बाय लिबरल रिवॉल्यूशनरी, इंस्टॉलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। ठीक, अब कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की लेके आए। मोनार्की है मतलब राजा है, लुइस फिलिप है अभी फ्रांस का राजा। ठीक है, हेड बना रखा, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन लेके आ गए इसमें। ठीक है, कि कॉन्स्टिट्यूशन भी रहेगा और लुइस 16 भी रहेगा। लुइस फिलिप वाज द हेड ऑफ दिस, लीड टू एन अपराइजिंग इन ब्रुसेल। अब ये अपराइजिंग का मतलब क्या होता है, अपराइजिंग का मतलब होता है चेंज होना एकदम से और विद्रोह कर देना। ठीक है, अपोज कर देना है, अपराइजिंग का मतलब होता है विद्रोह कर देना। इन ब्रुसेल्स व्हेन बेल्जियम ब्रेकिंग अवे फ्रॉम नीदरलैंड, पहली चीज देखने को मिली यहाँ पर। ठीक है, अभी बॉर्बन डायनेस्टी यहाँ पर तो थी, लेकिन लुइस फिलिप को भी इसका हेड बनाया कि भाई देखते तू कुछ कर सकता है कि नहीं। तो कॉन्स्टिट्यूशन अभी था, यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन भी लेके आ गए। ठीक, देखो ये आ गया मैटरनिच का, मैंने आपको बताया था ना, ड्यूक मैटरनिच व्हेन फ्रांस नीड्स द रेस्ट ऑफ यूरोप कैच कोल्ड। तो ये देखो, मैंने उसको देखा भी नहीं था और मेरे को वो चीज याद आ गई थी 1830 से 1848 यहाँ पर, कि वही फ्रांस ने छींक दिया और पूरे यूरोप अब कोल्ड होने वाला था, यूरोप को होने लग गया था। पहला लेड ऑन अपराइजिंग इन ब्रुसेल्स। ठीक है, पहला विद्रोह देखने को मिला ब्रुसेल्स विद द बेल्जियम ब्रेकिंग अवे फ्रॉम नीदरलैंड। पावर शेयरिंग चैप्टर जो है पढ़ेंगे हम, पावर शेयरिंग। तो पावर शेयरिंग में आपका बेल्जियम की स्टोरी अच्छे से पढ़ेंगे उसको। तो जो पहले बेल्जियम था ना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया ही किसी ना किसी कंट्री का गुलाम था, बेल्जियम भी किसका गुलाम था, नीदरलैंड का गुलाम था। तो पहला विस्फोट हुआ बेल्जियम में, बेल्जियम नीदरलैंड से क्या हो गया, ब्रेकिंग अवे, अलग हो गया। ठीक है, वहां पर रिवॉल्यूशन कर दिया उन्होंने। ठीक, ग्रीक रिवॉल्यूशन, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्टेड 1821। बेल्जियम की कहानी खत्म, इतना ही पढ़ना है कि नीदरलैंड से अलग हो गया बेल्जियम। ग्रीस में भी रिवॉल्यूशन होने लग गया 1821 में। स्ट्रगल अगेंस्ट ऑटोमन एम्पायर, किसके अगेंस्ट हो रहा था, ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर जैसे बॉर्बन डायनेस्टी थी तो बॉर्बन नाम है, तो यहाँ पर एम्पायर का नाम था, यहाँ पर मुस्लिम रूलर था। ठीक है, रोमांटिसिज्म हैड अ ग्रेट रोल बिहाइंड द ग्रीक रिवॉल्यूशन। रोमांटिसिज्म की जो फीलिंग होती है वो वाला रोमांटिक नहीं है, आप लोग ये मत समझ लेना कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रोमांटिसिज्म की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर रोमांटिसिज्म का मतलब है फीलिंग ऑफ लव एंड केयर। किसके प्रति होनी चाहिए, हमारी फीलिंग्स होनी चाहिए कंट्री और नेशन के प्रति। ठीक है, तो लड़का लड़की के प्रति नहीं होनी चाहिए। रोमांटिसिज्म हैड अ ग्रेट रोल बिहाइंड द ग्रीक रिवॉल्यूशन एज ग्रीस वाज कंसीडर्ड द क्रेडल ऑफ
सिविलाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला कि जो रोमांटिसिज्म की फीलिंग थी यहाँ पर लोगों में इमर्ज हुई, लोगों ने अब अपने कंट्री के प्रति, अपनी टेरिटरी के प्रति क्या हो रहे थे, जागरूक हो रहे थे। उनको ये था कि नहीं हमारी होनी चाहिए। अब यहाँ पर ग्रीक में क्या था कि लोग क्या नहीं चाहते थे कि कोई भी मुस्लिम एम्पायर, जो मुस्लिम रूलर है वो उनके ऊपर रूल नहीं करे, वो लोग ऐसा चाहते थे। ठीक है, तो रोमांटिसिज्म ने इसमें ग्रेट रोल प्ले करा। ग्रीस वाज कंसिडर्ड द क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन। ग्रीस को पहले कहते हैं ना कि सबसे पुराना इजिप्ट और ग्रीस यहाँ पर है, तो क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन इसको कहा जाता था। इंग्लिश पोएट लॉर्ड बायरन ऑर्गेनाइज फंड। अब ये इंग्लिश पोएट, ये इनका नाम यहाँ पर लिखा गया है लॉर्ड बायरन। ठीक है, तो लॉर्ड बायरन जो है यहाँ पर इन्होंने फंड इकट्ठा किया। लॉर्ड बायरन फॉट फॉर द ग्रीक, ही डाइड ऑफ फीवर इन 1824। लॉर्ड बायरन ने लड़ाई भी करी फंड इकट्ठा करके, लेकिन उनकी डेथ हो गई 1824 में। किसकी वजह से? फीवर की वजह से। फाइनली द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल ऑफ 1832, बहुत बार पूछा गया ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल। तो अब ये कॉन्स्टेंटिन, देखो जितनी भी ट्रीटी ऑफ वियना है, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल है, ये सब प्लेस के नाम है, ऐसा डरना नहीं है। इतने बड़े बड़े क्या वर्ड आ गए, कॉन्स्टेंटिनोपोल क्या है, वियना सेटलमेंट क्या है। ठीक है, तो ये सब प्लेस के नाम है जहां पर एग्रीमेंट हो गया, संधि साइन हो गई। 1832 रिकॉग्नाइज्ड ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। फाइनली 1821 में इन्होंने स्टार्ट किया था, लेकिन इनको फाइनली कब इंडिपेंडेंस मिली? 1832 में। ऑटोमन एम्पायर से इनको क्या मिल गई? फ्रीडम मिल गई। अब ऑटोमन एम्पायर जो है अपना ग्रीस है, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा रिलेट याद रखना, क्योंकि नेशनलिज्म इन इंडिया में भी इसका कुछ कुछ हमको पढ़ना है। क्या पढ़ना है? वो नेशनलिज्म इन इंडिया में बात करेंगे। तो फाइनली ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल साइन हुई, ऑटोमन एम्पायर को हटाया गया और ग्रीस क्या बन गया? एक इंडिपेंडेंट नेशन बन गया। ठीक है, तो ये आपका पहला वाला लीड ऑफ अपराइजिंग इन ब्रुसेल्स विद बेल्जियम ब्रेकिंग अवे फ्रॉम नीदरलैंड, और सेकंड है आपका ग्रीक रिवॉल्यूशन। तो ये सारे क्या हो गए यहाँ पर, ये रिवॉल्यूशन होना स्टार्ट हो गए। ठीक है, अब इसमें अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है कि यहाँ पर अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कॉन्स्टेंटिनोपोल याद रखना है। इसमें आपको बेल्जियम वाला इतना पूछा नहीं जाता है, लेकिन बेल्जियम में भी क्या होने लग गए, अलग अलग विस्फोट होने लग गए। नीदरलैंड से उसको भी इसमें क्या मिल गई? सक्सेस मिल गई। ग्रीस भी क्या हो गया? ग्रीस भी एक इंडिपेंडेंट नेशन बन गया। तो कौन सा टॉपिक था ये अपना, एक बार देखते हैं इसको, द एज ऑफ रिवॉल्यूशन। ठीक, तो द एज ऑफ रिवॉल्यूशन पढ़ लेना। 2-3 स्टोरी है कि रिवॉल्यूशन कहाँ कहाँ स्टार्ट हुए थे। ड्यूक मैटरनिच वाला स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट दे दिया जाता है और एमसीक्यू में पूछा जाता है कि किसने ये कहा था। ठीक है, तो ये चांसलर थे ड्यूक मैटरनिच, जिन्होंने सेटलमेंट करवाया था। ट्रीटी ऑफ वियना के चांसलर भी थे। ठीक है, तो आई होप बच्चों कि आपको ये चैप्टर, ये टॉपिक समझ में आ रहा है, और अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और कोई भी डाउट्स है तो आप इजीली बिल्कुल पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए बने रहिए ईडी एकेडमी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।